हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल करियर किक नीट पर। आज का एक पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट नहीं इसको हम बोलेंगे, एक हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, बहुत इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जीएसवीएम से ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले हैं, इंटर्नशिप की लास्ट चल रही है, अब ये डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव बन चुके हैं। इस बच्चे की स्टोरी ना बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे और जो भी स्ट्रेस में आते हैं कभी, या एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जो एक लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हैपन होता है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास है। ज़रूर देखना, पूरा देखना, मज़ा आएगा। तो मोस्ट वेलकम है रिदम, डॉक्टर रिदम मेरे चैनल पर। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने नीट का एग्ज़ाम कब दिया? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, जहाँ पे अभी ऑफ कोर्स महाकुंभ हो रहा है, आप सब जानते हो। तो मैंने नीट 2019 क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 5867 एंड यूआर 3814। सो करेंटली आई एम एन इंटर्न एट GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर, और अराउंड 3 मंथ्स बचे हैं और मेरी MBBS की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन इन टू कानपुर। या इस स्माइल के पीछे बहुत सारे स्ट्रगल है। अभी आपसे बात हो रही थी मेरी। ऑफ कोर्स तो जब आपने 12th एग्ज़ाम दिया तो क्या परसेंटेज आई थी? आई गॉट 94.4% फ्रॉम CBSE। CBSE बोर्ड। कौन से स्कूल रहा? आई एम फ्रॉम इविंग क्रिश्चियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा स्कूल है प्रयागराज या का, मतलब टॉप 5 के अंदर आ जाता है। हाँ, मतलब ऐसा आप समझ लो कि इसी के कॉलेज से अमिताभ बच्चन सर पढ़े हुए हैं। अरे वाह, ये एक और नई छिपी हुई बात पता चली। अच्छा। तो नीट का मन में ख्याल कहाँ से आया कि भाई हम नीट का एग्ज़ाम दें, या आपका ऐसा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है? बचपन में मैं सोचता था कि लाइफ में मैं किसी के चेंज कैसे ला सकता हूँ। तो मैं जब भी देखता था तो मैं डॉक्टर को देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था। एंड अगर मैं बताना चाहूँ, आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताना चाहूँ, तो मेरी मम्मा जो थी वो भी, मतलब वो अपने टाइम पे शी वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट मेडिकल साइंसेज, एंड उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना UP CPMT भी क्रैक कर लिया था। उस टाइम पे यूपी में UP CPMT होता था। एंड बट नाना आर्मी में थे हमारे, तो उनके ट्रांसफ़र्स होते रहते थे और फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव थी, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था। तो वो ड्रीम उनका सॉर्ट ऑफ उनके अंदर रह गया था। और जब मैं पैदा हुआ तो आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ उनके ड्रीम के साथ मैं पैदा हुआ। एंड बचपन से मैं वो ड्रीम देखता आया हूँ, और फाइनली आज आपके सामने बैठा हूँ उस ड्रीम के साथ, उसको पूरा करके। माँ दिखना चाहती थी आपको, है ना? ऑफ कोर्स मेरी माँ मेरे को हमेशा वो वाइट कोट में देखना चाहती थी। मतलब मैं प्रयागराज से हूँ, तो मेरे घर के पास ही मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। तो जब भी वहाँ से वाइट कोट में बच्चे निकलते थे तो शी ऑलवेज यूज टू से लाइक, अरे ये तो मेरा रिदम आ रहा है, मेरा बच्चा भी एक दिन ऐसे ही वाइट कोट में आ रहा होगा और लोगों की हेल्प कर रहा होगा। क्योंकि मेरा भी पर्पज़ यही था कि लोगों की लाइफ में चेंज लाना है। लाइक मैं कैसे ला सकता हूँ, मैं कोई भी चीज़ में जाऊँगा जहाँ पे मेहनत के बल पे जा सकता हूँ। वो मेरे को समझ में आया कि नीट ही एक ऐसा मीडियम है जिससे लोगों की लाइफ में चेंज भी ला सकता हूँ और अपने ड्रीम पे अचीव कर सकता हूँ। जब नीट दिया कितना ड्रॉप लिया था आपने? मैंने 2 ड्रॉप लिए थे नीट में। मैंने 2017 में 12th पास किया था। तो फर्स्ट ड्रॉप में मेरा 516 स्कोर बना था, एंड सेकंड ड्रॉप में आई गॉट 610। तो क्या गलती क्या की फर्स्ट टाइम जब किया? फर्स्ट टाइम में गलतियाँ मैं यही कहूँगा कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था। सिंस मतलब जब आप कर रहे होते हो तो नर्व्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है कि आप एक ऐसे कंपटीशन को बीट करने वाले हो जहाँ पे, सिंस अब आज के ज़माने में 25 लाख लोग बैठ रहे हैं, मेरे टाइम पे भी 16 लाख लोग बैठे थे। तो इट वाज नॉट इजी। जब मैं सोचता था तो मेरे को लगता था मैं कैसे आऊँगा इतना, मतलब मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ जो बचपन से टॉप करता रहा, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई। मैं भी फेल होने की नौबत तक आया हूँ। ठीक है, मेरी भी एक बार, मेरे को याद है 6-7 क्लास में मेरे 40 नंबर आए थे किसी सब्जेक्ट में। मैं बहुत मार खाया था। किसने पीटा था? पापा नहीं मारा था ऑफ कोर्स। तो वो भी चीज़ है, मतलब हाँ, मैं भी ऐसा ही बच्चा रहा हूँ, मेरी भी ऐसे नौबत आई। और मेरी स्टडी काफ़ी खोखली सी थी। मतलब बाहर से आपको बहुत सॉलिड दिखेगी, अंदर से आपको लगेगा कि अगर आप डीप डाउन अगर उसमें डिग करोगे तो आपको पता चलेगा भाई अंदर से तो खाली है। और मेरे को पता था अपनी रियलिटी। तो मेरे को लगता था यार नीट ऐसा कंपटीशन है, ऐसे तो नहीं क्रैक होगा। मतलब लाइक सिर्फ ऊपर सुपरफिशियली अपन लेवल पे नहीं कर सकते इसको। तो वही चीज़ फिर मैंने उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी, बट कुछ ना कुछ गलतियाँ रह गई। लाइक मैंने मॉक टेस्ट कम लगाए थे, मैं उसका एनालिसिस कम करता था, और मैं एक नेगेटिव विशेष साइकिल में रहता था। लाइक ये जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं वो ये गलतियाँ करते हैं कि जैसे नंबर कम आता है तो हम लोग रोते हैं,
सब लोग रोते हैं, सबको बुरा लगता है ऑफ कोर्स, मेहनत करें हम। फिर हम लोग रोते हैं, हम लोग के नंबर और कम आते हैं, और रोते हैं, तो हम लोग एक नेगेटिव विशेष साइकिल में आ जाते हैं। तो इसको मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मेरे नंबर उस हिसाब से नहीं पहुंच पाए। वापस से जो बूस्ट करना चाहिए था वो हम बूस्ट नहीं कर पा रहे थे, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली उस टाइम पे इतना पोटेंशियल अंदर नहीं होता है, इतनी समझदारी नहीं होता सही है। अब बात तो है, 10 बार गिर चुके हैं तो अब पता है कि भाई सही गिर बात के है। उठना ही है, एग्जैक्टली कंपलसरी है। एग्जैक्टली अब अगर पहले छोटी छोटी दिक्कतें आई तो लाइफ में और बड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है। एग्जैक्टली ऊपर वाले ने अगर रचना की हुई है इस चीज़ की हमारे जीवन की, तो देन डिफिकल्टीज आएंगी। ऑफ कोर्स। डिफिकल्टीज आना मुझे लगता है एक बड़ा सहयोग होता है, और उस पर सर्वाइव कर जाना बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, या एक निगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं। जैसे आपकी लाइफ में आपने बताया आपकी मदर आई थिंक 12th जब आप एग्ज़ाम दे रहे तब एक्सपायर की। हाँ, एक्चुअली मैं जब 12th में, मेरे मतलब थ्योरी के एग्जाम्स हो गए थे, वाइवा होने बाकी थे, तो शी वॉज गोइंग अलॉन्ग विद माई डैड एंड शी मेट विद अ एक्सीडेंट एंड आफ्टर दैट शी पास्ड अवे। एंड मैं ऐसा बच्चा था, जैसे आजकल के 12th के बच्चे काफ़ी मैच्योर होते हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट कह लो कि मम्मी के पल्लू वाला बच्चा था सॉर्ट ऑफ। मैं हमेशा उनसे सारी चीज़ें, उनकी सारे मॉरल्स, उनकी सारी वैल्यूज, सब कुछ मैं सीखता आया था। एंड आई कुडेंट डाइजेस्ट द फैक्ट कि आज वो नहीं है मेरे साथ। मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। मेरी फैमिली में, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है, मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, छोटी बहन, वो 6th क्लास में थी, और मैं, हम 4 लोग की फैमिली में भी एक मेंबर अगर कम हो जाए तो इट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। और मतलब जैसे होता है किसी को कुछ बीमारी हो, कुछ हो, तो आदमी जाता है, तो आदमी पहले से थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लेता है, बट या वो चीज़ें जी लेता है उसके एग्जैक्टली साथ में। एग्जैक्टली। बट मेरे को तो लगा कि यार वो तो कुछ देख ही नहीं पाई, वो अचानक से चली गई। फिर थॉट माइंड में बहुत आते थे। कब एक्सपायर हुई मतलब? 2017 में। 17 में जब 12th के बोर्ड एग्जाम हो रहे थे एग्जाम्स, उस टाइम पे। तभी तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। किसी की लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, वो आप लोग को देख रहे हैं। मैं आज यहाँ पे भी बैठा हूँ, तो आई डू फील लाइक कि मेरे बगल में वो बैठी हुई हैं एंड शी विल बी स्माइलिंग सीइंग मी। तो मैं हमेशा ये सोचता था वो मेरे को देख रही हैं, और वो मेरे को ऐसे रोता हुआ नहीं दिख सकती, क्योंकि मेरी बहन बहुत छोटी थी, 6th क्लास में थी। तो मेरे को पता था कि अब उसकी मम्मी पापा मैं ही हूँ। अब पापा तो हैं, पापा जो रोल प्ले करेंगे, बट अब मेरे को भी अब काफ़ी ग्रोन अप बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ हम लोग को अब आगे लीड करनी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी को तो चलाना है ना आखिर। और सिंस मेरी बहन को मम्मा देखना चाहती थी एज अ बिग रियलिटी प्लेबैक सिंगर, सो जस्ट आफ्टर, आप विश्वास नहीं करोगे, बट मम्मी की 13वीं नहीं हुई थी, एंड 10 डेज बाद इंडियन आइडल जूनियर का ऑडिशंस था। एवरीवन इन माय फैमिली वाज सेइंग कि अभी मत जाओ, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। बट मैंने अपने फादर को यही बोला कि अगर मम्मा होती तो आज वो क्या चाहती। तो वी वेंट ऑन टू गिव ऑडिशंस एंड ऑल, एंड मेरी बहन, बिल्कुल, मेरे पापा का बहुत ज़्यादा, आज मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब मैं आपको जो भी शेयर करूँगा वो मम्मी पापा की देन है, मतलब मैं उनके बिना कुछ भी नहीं। मदर के बाद फादर का कैसा डायरेक्शन रहा? मतलब मम्मी के पहले तो पापा से मैं डरता था, ऑफ कोर्स हर कोई बच्चा डरता है पापा से, बैरियर होता है, एग्जैक्टली। बट बैरियर की तरह काम करती है। आफ्टर दैट मेरे को नहीं पता हाउ ही मैनेज, बट उनका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ही बिकेम माई फ्रेंड। मतलब मम्मी जैसे मेरी फ्रेंड रहती थी, मतलब मेरे को हर चीज़ में गाइड करती थी, एकदम चिल रहती थी, अरे उस लड़की से तू बात नहीं कर रहा, अरे क्या हो रहा है वैसे। तो मेरे पापा वैसे मेरे दोस्त बन गए, एंड हमेशा मेरे को मोटिवेट किए। मैं जब भी लो फील किया, मेरे को नहीं पता उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया, बट उन्होंने मेरे को जब भी मैं गिरने लगा, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। जब भी मैं डाउन फील किया, उन्होंने डाउन फील करते थे, जैसे क्या ऐसा हो जाता था? जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, अब कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे मुंह से मम्मा निकल गया, मेरी ज़िंदगी में तो ये टर्म ख़त्म हो गया था ना, तो एकदम के लिए एक पॉज हो जाता था कि यार ये शब्द ही ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी से। तो मतलब, और मैं दूसरों बच्चों की जैसे देखता था कि जिसकी ऑफकोर्स सबकी मम्मी होती हैं, तो सबको देख रहा हूँ कि हाँ यार, इस बच्चे की भी मम्मी, इस बच्चे की मम्मी है, मेरे साथ ही क्यों अनफेयर हुआ। वो एक पार्ट खत्म सा हो जाता है। एग्जैक्टली, वो वॉइड रह जाता है। मतलब मैं आज भी बोलूँ कि वो कंप्लीट हो गया है, तो नहीं, वो वॉइड कभी नहीं फिल हो सकता। तो डायरेक्शन कैसे आई कि मतलब हम चलते रहें कि हम कर ले जाएंगे? व्हेन यू फील द कॉन्फिडेंट कि अब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैसे मेहनत करी? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे मैनेज किया सिलेबस के टर्म्स में? बिकॉज जब एक बच्चा होता है कि वो देखता है कि ढेर सारा बुक का एक कलेक्शन होता है जिसको उसको पढ़ना होता है, कंज्यूम करना होता है, उससे एग्ज़ाम आना होता है,
और बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, टेस्ट सीरीज चल रही होती है, एक सराउंडिंग प्रेशर होता है, एक दूसरे बच्चा है जिसकी लाइफ में अच्छा चल रहा है और उसके मम्मी पापा सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी एक अगर लाइफ देखें तो वो बहुत डिफरेंट थी, इट्स कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड और एक मतलब अलग पहलू पे थी। तो वो कैसे मैनेज किया? अब इतना प्रेशर और ऊपर से इस तरह की सिचुएशन को मैनेज करना, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, बूस्ट चाहिए। वो कैसे किया? अगर मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूँ अपनी चीज़ों को, तो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री सही लगती थी, अच्छी लगती थी। आप लोग सुन के अजीब लग रहा होगा आप लोगों को कि मेरे को बायो ही अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको रटना पसंद हो। मेरे को हमेशा से कंसेप्ट पसंद थे। तो जब भी ये चीज़ें आती थी तो मैंने अपने आप को इसको एज अ चैलेंज लेता था। मैं अपने डे टू डे शेड्यूल्स बनाता था। मैं कभी भी बहुत लॉन्गर गोल्स मत बनाओ। मैं सबको यही बोलना चाह रहा हूँ, देखो कभी भी बहुत लॉन्गर गोल्स मत बनाओ कि मैं 10 महीने में इतना कर लूँगा। ठीक है, आपने जो गोल बनाया उसको स्प्लिट करो, उसको 1 महीने में लाओ, फिर 1 महीने को लाओ 1 दिन में लाओ। जैसे मैंने अगर मान लिया मैंने टारगेट बनाया कि 1 महीने में मैं 150 पेज पढ़ूंगा, जस्ट एग्जांपल, 30 दिन होते हैं तो 1 दिन में मेरा 5 पेज बना। अब मैं 1 दिन में कितने घंटे पढ़ रहा हूँ? अगर मान लिया मैं वो सब्जेक्ट 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो हर 1 घंटे मेरा 1 पेज कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं अपने टारगेट्स को ऐसे स्प्लिट करता था और मैं हर 1 घंटे पे अपने आप को चेक करता था। मान ली 2 घंटे हो गए मेरे को पढ़ते हुए, क्या मेरे 2 पेज कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? इफ़ नहीं हुए देन आई एम नॉट ऑन द ट्रैक, अगर हो गए तो आई एम ऑन द ट्रैक। तो मैं अपने टारगेट्स को हमेशा स्प्लिट करता था। फिजिक्स हो गया चाहे केमिस्ट्री हो गया। मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा हूँ। फिजिक्स में मैं ब्लू बॉक्सेस किया था, बाकी मैंने मॉड्यूल्स कर रखी थी और मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक थी, वो सब मैं करता था अलॉन्ग विद इट। एंड बायो में तो एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। मतलब सेल्फ चेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बड़े बड़े गोल्स नहीं बनाओ, छोटे गोल्स बनाओ। एग्जैक्टली। और वो अपना जो आपने डिसाइड किया कि हम 1 घंटे में करेंगे, 2 घंटे में करेंगे, उसमें कर ले जाओ। Exactly. यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो आप प्लान कर रहे होते हो 2 दिन तो बहुत अच्छा जोश आता है, अंदर से एनर्जी लेवल अच्छा होता है कि दिन अब मुझे करना है, अब हम ये कर ले जाएंगे। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने खुद को ऐसी सिचुएशन में मैनेज करना अपने आप को कि हम अच्छे हैं, हम कर ले जाएंगे और हम एनर्जेटिक भी हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल भी है। बिकॉज जिस सिचुएशन से आप निकल के आओ उस सिचुएशन में लोगों के पास में मतलब महीनों होश नहीं रहता है। तो बड़ा डिफिकल्ट सा है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं बोलूँगा वैसे भी बच्चों के लिए जब एक भारी बुक का कलेक्शन होता है, एक बड़ा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, जब वो एक बुक कंज्यूम होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। आप समझो कि जैसे ये कलेक्शन है ना, ये बुक्स है और ये कोई पर्सन है, तो जैसे इधर से बुक्स उधर शिफ्ट होती जाती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो ये कब मतलब आपके साथ कैसे होता था? कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हम कर ले जाएंगे? बिकॉज एक ड्रॉप के बाद तो लोग अपना डिसीजन चेंज करते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। पहली चीज़ तो ये रहती थी कि आपको जब सब लोग बोल रहे हो ना कि तू नहीं कर सकता है, तब तो एक तो अंदर से आता है कि मैं तो करके दिखाऊंगा। एक तो पहले ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि आप लोग लगातार मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। मैं कभी मॉक टेस्ट से किसी रिजल्ट पे नहीं आता था कि नहीं मेरे भाई 650 नंबर आ गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 550 नंबर आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट द मेन पेपर। ये एनालिसिस का पार्ट है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना और एक मैं और खास चीज़ बोलूँगा, आजकल की जो टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट है वो इस तरह से दिया ही जाता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। एग्जैक्टली। तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि भाई पहले अटेम्प्ट से ही हर एक चीज़ नहीं हो जानी है। एग्जैक्टली। जब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर पेपर का लेवल जैसे जैसे एग्जाम पास होता है वो और ट्रिपल करना शुरू कर देते हैं। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि जब रेगुलर मॉक टेस्ट मैं देता जा रहा था तो मेरे को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। लाइक कोई भी नेशनल लेवल का कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो तो आप देख पाओगे हर बार अच्छा नहीं होगा। ऑफ कोर्स बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो। लाइफ इज़ लाइक अ व्हील, कभी कोई पार्ट जो ऊपर है वो नीचे भी आना है। और मैं इस बात को मानता था और कॉन्फिडेंट आने की सोर्स मेरे पास मॉक टेस्ट ही था। क्योंकि और कोई भी चीज़ मेरे को कितना भी बोल दे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आई नो वो स्यूडो कॉन्फिडेंस मेरे को कौन देगा। सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज की आप? मैंने एलन टेस्ट सीरीज में रिलीजियसली फॉलो करता था उसको। बाकी मैं आकाश का AITS भी देता था। ये मैं 2 टेस्ट सीरीज तो अच्छे से देता था। हाँ, बाकी मैंने बायो मेंटर्स की भी टेस्ट सीरीज मैंने दे रखी है। जैसे अगर हम बात करें कि 2-3 टेस्ट सीरीज क्यों मन में आया कि 3 टेस्ट सीरीज थे? मेरा सबके लिए अलग अलग अप्रोच था। जैसे बायो मेंटर्स के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे अप्रोच करता था। उनके जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहते हैं, हर वीक में 3 टेस्ट होते थे। तो उससे मेरे को ये रहता था जैसे मैं जो भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसका एक मेरे को अभी मिल गया
कि भाई तू तेरे को कितना आता है कितना नहीं आता। ये एक मेरे को रियलिटी चेक मिल जाए, क्योंकि रियलिटी चेक खुद को देना बहुत ज़रूरी होता है। दुनिया से कितना ही बोलते रहो मेरे को इतना आता है उतना आता है, खुद को तो पता है ना अपन कितना पानी में है। तो वो चीज़ मेरे को रहता था कि रियलिटी चेक देना है, तो वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए मैं इसको यूज़ करता था, बायोमेंटर्स का सोर्स। फिर एलन का टेस्ट हर 2 वीक पे होता था, तो एलन के टेस्ट में मिक्सअप 720 नंबर का पूरा होता है, तो उसमें 4-5 चैप्टर का मिला के कंबाइन होता था, तो वो हो गया। और आकाश AITS में उस लिए देता था क्योंकि आकाश AITS में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो कि काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स होते हिला नहीं पाते थे। एग्जैक्टली। एंड मेरे को ये रहता था कि हम लोग को प्रिपेयर करना है फॉर द वर्स्ट। अरे बेस्ट है तो अपना सिलेक्शन हो ही रहा है, बट अगर वर्स्ट पे भी अपना सिलेक्शन हो रहा हो तो फिर क्या बात है। तो यही चीज मेरे को चाहिए था दोनों कि चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कि मेरा वर्स्ट पे भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है बेस्ट कि भी और मतलब मैक्सिमम भी और मिनिमम भी दोनों देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जैसे कोई बच्चा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा, अभी उसको पूरा सिलेबस कंज्यूम करना, बिकॉज 4th ऑफ मई को एग्जाम है और एंड ऑफ जनवरी में है, तो फैब बचा उसके पास में, मार्च बचा और अप्रैल बचा, 3 महीने हैं, मोटा मोटी 90 दिन। 90 दिन में वो कैसे करेगा? आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा ही। देखो अभी भी अब जो सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है तो अभी भी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप अभी बैठो, अगर मैं रफली 90 डेज ले लूँ और आप ऑन एन एवरेज 12 घंटे भी डेली का पढ़ रहे हो तो इट विल मेक 108 आवर्स। ठीक है, मैं आवर्स पे भी नहीं गिनता हूँ। अगर आप सिंपली हर चैप्टर को 1-1 घंटा भी दो तो भी आपके पास टाइम बचेगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप अपने रिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक फर्स्ट रिवीजन एक सेकंड रिवीजन। आज से स्टार्ट करो, अभी देख रहे हो वीडियो, अभी से स्टार्ट करो, चैप्टर वाइज शुरू करो। कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली रीड एनसीईआरटी। बायो के लिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट सिंपली रीड एनसीईआरटी एंड सॉल्व एनी टेक्स्ट बुक ऑफ 100 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। कुछ नहीं करना, अपनी जो गलती है उसको एनसीईआरटी में मार्क कर लो। एक चीज़ मैं आप लोग को टिप देना चाहूँगा, क्विक रिवीजन के लिए आपको ये चीज़ आना चाहिए, एक पेज को आपको 1 घंटे में, अगर मैंने आपको बताया कि एक पेज मैंने 1 घंटे में पढ़ा, फिर अगली बार मैं उसको पढ़ूं तो मैं उसको 10 मिनट में पढ़ पाऊं, ये मेरी स्किल होनी चाहिए। क्योंकि अब मेरे को रिड्यूस करना है, फिंगर में आ जाना है। एग्जैक्टली। तो मैं क्या करता था, मैं पेंसिल से मार्क करता था। मैं देखता हूँ लोग एनसीईआरटी अपनी पूरी हाईलाइटर से पूरी रंग देते हैं, तो वो नहीं करना। मतलब मेरा अपना अप्रोच ये रहता था, मैं पेंसिल से मार्क करता था। पेंसिल से जैसे कुछ चेंज करना है, एग्जैक्टली, बिकॉज फिर पूरे में उछल जाता है तो समझ, फिर हाइलाइट्स मन में वो इमेज नहीं बन पाती। एग्जैक्टली। जैसे हम लोग अपने टाइम पे जब करते थे तो उसको बहुत रेयरली इसलिए कर देते थे कि वो पिक्चर मन में थोड़ा सेव रहती थी कि किस पेज नंबर पे दिया हुआ है, उस पे मैंने ये वाला पेन चलाया, तो वो मतलब आपको याद करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। मेरा अप्रोच ये रहता था कि मैं पेंसिल से मार्क करता था और जो मेरे को याद हो गया वो हो गया, अब नहीं भूलूंगा, तो मैं इसको इरेज कर देता था। अब मेरी अंडरलाइन जो पार्ट है वो मेरे को एक बार देखना रहेगा, अगर मेरे को क्विक देखना है वो देखना है। और कुछ हर पेज पे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स होते हैं जो अपन हर बार भूल रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें। आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे, अगर आप ब्रेस्ट का डायग्राम देखोगे तो पीछे पेक्टोरलिस मसल दी हुई है। अभी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हो, वो भी अभी देखेंगे कि आधों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी दे रखा है उसमें। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कई चीज़ें दी हुई है जो हम लोग नहीं नोटिस कर पाए। तो मैं क्या करता था, उसको एनसर्कल कर देता था। तो अब क्या हुआ, वही सेम पेज मैंने 1 घंटे में पढ़ा, वही सेम पेज मैंने 10 मिनट में पढ़ा, वही सेम पेज मैंने 1 मिनट में पढ़ लिया। तो ये की थी एक क्विक रिवीजन के लिए। ये अगर आप करोगे तो क्विक रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपका कॉन्साइज होगा, मतलब मिनिमाइज होगा। अगर हम किसी बच्चे के लिए बात करें, मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको लेना है, बिकॉज एवरीबॉडी टारगेटिंग द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए मेन फैक्टर्स क्या क्या मैटर करते हैं? पहला, एक तो क्विक रिवीजन आपने बताया, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बताया, टेस्ट सीरीज बताया, 3 चीजें हो गई। और दोस्तों का रोल कितना होता है आपकी लाइफ में? रहा सिलेक्शन में दोस्त का रोल? मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है, ही इज ऑल्सो इन मेडिकल कॉलेज इन सैफई, सो वो मेरे को बहुत बूस्ट करता था। हम और वो एज ए हेल्दी कॉम्पिटिटर फाइट करते थे एक दूसरे से, एंड वो बहुत अच्छा पार्ट रहता था। जब भी मैं डाउन फील करूँ, ही यूज्ड टू मोटिवेट मी अप। वो कहेगा यार तू कर लेगा भाई। वो फिर मेरे को समझाता था हर चीज़ कि नहीं ऐसा कर लो। तो हम लोग एक दूसरे को समझाते समझाते हम लोग एक अच्छे लेवल पे आ गए थे। खुद को भी रियलाइज होने लगा था कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं ना तो आप भी अच्छी जगह पहुंचोगे। बिल्कुल ठीक, बस सराउंडिंग अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। नीट के ड्यूरेशन के बीच में कोई गर्लफ्रेंड का डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आया? देखिए, कुछ होंगे जो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में आ रहा होगा या अभी वो फेस कर रहे होंगे, बिकॉज इस पे कोई बात नहीं कर रहा। देखो, मैं एक चीज, मैं इसके लिए बहुत अलग सोच रखता हूँ। लोग बोलते हैं नहीं करो एकदम से। जैसे जिसके लाइफ में आ रहा है, पहले अपना बताइए क्या रहा, फिर उसके बाद में जिसके लाइफ में आ रहा है उसके लिए क्या सजेशन है? मेरी लाइफ में चलता रहता था, मतलब थोड़ा बहुत हो रहा था।
बट मैं यही सजेस्ट करूंगा सबको कि देखो यार, कोई भी चीज़ है तो उसको इमीडिएट पॉज मत करो। मैं सोशल मीडिया पे भी लास्ट डे तक एक्टिव था। मतलब मेरा नीट अगले दिन है, मैं अपना सर्फ कर रहा था। वो मेरे भी को जो पोस्ट कर देते हैं रैंडम, वो भी प्रॉब्लम में डालता है, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल हमारा पूरा प्रॉब्लम। फोकस उसी में चला जाता है कि हमको इसको बंद करना है, बंद करना है। एग्जैक्टली मैं यही कहूंगा कि अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, जो आपको ड्रीम को लेके आपको मोटिवेट कर रहा है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब आप ये चेक करो कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने गोल से, कि आपके गोल की तरफ ले जा रहा है। आजकल यार पार्टनर सारे टेम्परेरी होते हैं, तो अगर सिलेक्शन होने के बाद में सब इधर उधर हो जाते हैं। सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली सब कुछ टेम्परेरी चल ही रहा है। तो बट मैं स्टिल यही कहूंगा कि कोई भी चीज़ को इमीडिएट पॉज मत डालो। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो कि तुमको पता है क्या चीज़ टेम्परेरी है, क्या चीज़ है। वो बंदा तुम्हारे साथ कितना फ्यूचर देख रहा है, कितना नहीं देख रहा है, तुमको पता है। तो अगर नहीं लग रहा है तो धीमे धीमे पार्ट करो, एकदम से मत करो। और हाँ, पहले अपनी प्रायोरिटी हमेशा पढ़ेगा। हाँ, अपनी चीज़ों को मतलब प्रायोरिटी वाइज, जैसे आपने बोला पढ़ाई को प्रायोरिटी दो या उस पर फोकस करो। वो फोकस कैसे बना के रखे? फोकस बनाते ही डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि बाकी जितने देख रहे होंगे उनको यही लग रहा होगा कि अभी हमको सब कुछ करना है। अभी वो जो फ्यूचर में वो कुछ प्लान कर रहा है, कुछ होने वाला है, तो वो सोच, उसको लग रहा है कि हम अभी कर लें सब कुछ। एग्जैक्टली वो मुझे लग रहा है आप कनेक्ट कर रहे होगे तो सही फिट बैठ रहा होगा, है ना? एग्जैक्टली तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए? मैं आप लोग को एक चीज़ सजेशन देना चाहता हूँ कि लाइफ में मैंने एक 100% रूल अप्लाई किया था कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसको 100% करूँगा। लाइक इफ आई एम इन द पार्टी, ठीक है, तो मैं वहाँ पे ये नहीं सोचूंगा यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे को तो पढ़ लेना चाहिए था, अभी मैंने ये चैप्टर कर लेना चाहिए था। मैं किसी के दोस्त के साथ गया हूँ या गर्लफ्रेंड या किसी के साथ भी गया हूँ, तो अगर मैं उसके साथ गया हूँ तो यहाँ वहाँ पे बैठ के पढ़ नहीं सकता ना। तो आई एंजॉय दैट मोमेंट। और जब मैं पढ़ रहा हूँ तब मैं पार्टी के बारे में नहीं सोचूंगा। तो आप भी अपने लाइफ में जो भी चीज़ करो, अगर प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पार्टी इंजॉय करना हो, कुछ भी करना हो, जहाँ हो वहीं पे रहो। अगर 100% नहीं करोगे तो डिस्ट्रैक्शन बना ही बिल्कुल रहता है, आएगा, फिर आप बिल्कुल उसको आता है, पूरा एंजॉय नहीं कर पाते हो। एग्जैक्टली। जैसे अगर हम बात करें कि किसी, अब तो 650 पे सिलेक्शन हो रहा है ना? तो 650 स्कोर करना एक मेजर टास्क है, बड़ा टास्क है। तो बच्चों को अपनी फोकस को, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके कैसे रखना है? बिकॉज ये बार बार ब्रेक हो जाती है। हमने 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर हम प्लान बना रहे हैं लंबा चौड़ा, फिर टाइम टेबल बन रहा है, ये सब चल रहा है। अभी ये सब एक्चुअली इनकी लाइफ में चल रहा है, वो जो देख रहे हैं। एग्जैक्टली। फोकस और कंसिस्टेंसी अपनी बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से कोई भी वीडियो देख के आप, जैसे आप मोटिवेट हो सकते हो। आप मेरा ये वीडियो देखोगे, आप बहुत मोटिवेट होगे, 2 दिन तक आप पढ़ोगे, फिर आप वैसे हो जाओगे। तो आप रादर देन दूसरों से मोटिवेट होने से अच्छा खुद के बारे में सोचो, खुद की चीज़ें लिखना स्टार्ट करो। लाइक मैं जहाँ पढ़ता था, मेरी जो स्टडी टेबल थी उसके सामने मैं डॉक्टर एकदम लिख रखा था कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये चीज़ है, मेरे का गोल होना चाहिए। और मैं अपने पापा मम्मी की एक अच्छी सी हंसती हुई फोटो सामने चिपका रखा था। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मेरे को हमेशा याद रिमाइंड दिलाते कराती रहते हैं है बीच में। हाँ, क्योंकि सब लोग का। और ये चीज़ है कि इतना इसके बारे में ये भी मत सोचो कि यार मेरा कंसिस्टेंसी लैक हो रही है, फोकस। भाई दिस इज नॉर्मल। यही तो हम लोग को इंसान बनाती है ना। अगर हम लोग इतना अच्छा इसके ऊपर कंट्रोल कर ही लेते होते तो हम लोग भगवान ना बन जाते। तो ठीक है, अगर हो रहा है इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है मेरा भी ब्रेक हुआ था, आई हैव टू कंपेंसेट इट, और फिर वापस से बैक ऑन ट्रैक आओ। होगा, बार बार गिरोगे, बार बार डिस्ट्रैक्शन उठोगे, भी आएंगे, सब ये कुछ आएगा, होगा, बट आपको भूलना नहीं, भूलना नहीं। एग्जैक्टली, करते रहना है। आखिरी दिन तक लगेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Exactly. मैं आखिरी रात तक मेरे को एक थॉट है कि यार वो चैप्टर में ये कर लेना चाहिए, फिर मैंने कहा नहीं सोचूंगा, और एट द एंड सिलेक्शन हो। तो आखिरी दिन तक लगता है ये चीज़ कि कुछ ना कुछ तो रह गया है, तो रहेगा, पर ठीक है आप मेहनत करे हो। मेरे को इस चीज़ पे विश्वास है, अगर आपने मेहनत की है तो आप सिलेक्शन लेके ही दिखाओगे, या आपको अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग मेहनत कम करते हैं, जिनको बाद में महसूस होता है, तो मतलब एक बोलता है ना, बहुत गहराई तक मेहनत करो। मतलब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन एट लीस्ट होना चाहिए कि यार हमने 10 घंटे पढ़ा है नॉन स्टॉप, 12 घंटे पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा रह नहीं गया मेरे साइड से जो मैंने छोड़ दिया है। इसको बोलते हैं अपने आप से ईमानदार होना। एग्जैक्टली। बट बहुत बच्चे इससे भी रह जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और कि अगर उसी के बीच में जैसे आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, या उसके साथ में भी बहुत कुछ कियोस्क मचा होगा, रस होगा, स्ट्रगल होगा, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कम फोकस करो, और ठीक है हो रहा है, ठीक है, पहले प्रायोरिटी दे दें। पहले प्रायोरिटी देखो, अपनी प्रायोरिटीज हमेशा सेट करना ज़रूरी है। मतलब लाइक
आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपका फ़ोन यहाँ पे रखा है, अभी आप मेरे घर से कॉल आएगा तो मैं पिक करूंगा, अगर किसी रैंडम दोस्त का कॉल आ रहा होगा मैं नहीं पिक करूंगा। तो ये क्या है, मेरे माइंड में एक प्रायोरिटी बनी हुई है ना कि दिस पर्सन इज मोर प्रायर टू मी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए बनी हुई है प्रायोरिटी। तो वही चीज़ आपको अपनी फोकस, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उसको, जैसे आपने अगर अभी तक मेहनत नहीं की है, आप अपने आप से ऑनेस्ट हो, आपको पता है आपने मेहनत नहीं की है, तो अभी स्टार्ट करो ना। मेरे को ये लगता है अगर आप ये सोचो कि मैं अगले साल ड्रॉप लेके फिर बहुत अच्छा कर दूंगा, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। स्टार्ट फ्रॉम टुडे। टुडे इज द डे जिस दिन आप मेहनत करके स्टार्ट कर सकते हो, और आपको कभी नहीं पता। मतलब मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे एक जूनियर था एंड वो ऐसे ही मेहनत करता रहा। वो एग्जाम के एक रात पहले तक मेरे से बात किया कि भैया क्या करना चाहिए, क्या करना। मैं उसको बहुत मोटिवेट किया, बहुत बूस्ट किया, एंड यू वोंट बिलीव उसका भी उस साल सिलेक्शन हुआ है। हो गया उसी साल सिलेक्शन हुआ मेरे साथ ही। एंड उसके नंबर टेस्ट सीरीज में नहीं अच्छे आते थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दिस इज जस्ट अ असेसमेंट टूल, टेस्ट सीरीज। और दूसरी चीज़, अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद को सेल्फ चेक करने एग्जैक्टली के लिए, है ना? बस। तो लाइफ में देखो सबके स्ट्रगल आते हैं, सब लोग अलग अलग वे में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मेरी लाइफ का अगर मैं बताऊं तो मैं जब 12th में था तब मेरी मम्मा की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे बोर्ड जैसा जस्ट आ रहे थे, एंड जब वो मतलब तुरंत जब वो हॉस्पिटल में थी, उस टाइम कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में थी, तो उनके माइंड में तब भी वो चीज़ चल रही थी कि रिदम तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, तुम्हारा नीट का एग्जाम आ रहा है। तो जब वो उस हालत में हो के मेरे बारे में इतना सोच रही थी, तो मैं उनके साथ कैसे ईमानदार ना रहूँ। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, मेरे जब मेन एग्ज़ाम आने वाला था, मेरा एग्ज़ाम था 5 मई 2019 को, एंड 28 अप्रैल 2019 को मेरे नाना जी की डेथ हो गई। एंड वो भी मेरे बहुत बड़े मोटिवेटर थे। उनसे भी मेरी जस्ट 2-3 दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने पूछा था कि क्या लग रहा है रिदम बेटा, इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। और वो ही ऑल्सो पास्ड अवे। एंड मेरे नाना जी का घर लखनऊ में है। तो आप ये सोचो कि अगले संडे मेरा एग्ज़ाम है और मैं इस संडे नाना जी के घर में हूँ, लखनऊ में हूँ, और घर का माहौल आप समझ सकते हो कैसा है। मेरा माइंड पूरा वापस से ज़ीरो लेवल पे आ गया, क्योंकि मेरे को लग रहा था जो मम्मा के टाइम पे हुआ था, फिर वही कुछ ऐसी चीज़ हो गई। मैंने जो पूरे साल भर की मेहनत की वो सब चली गई। फिर खैर मैं मंडे को अपने दूसरे वाले घर आया। मैं प्रयागराज में 2 घर में मेरे हैं, तो मैं दूसरे घर में रहता था। मैं फैमिली के साथ नहीं रहता था, मैं अकेले रहता था। मैं पढ़ाई पे फोकस करने के लिए मैं ऐसा करता था। तो मैं वहाँ पहुँचा मंडे को, सब फैमिली वाले सब लखनऊ में थे। तो मेरा पूरा मंडे पूरा वेस्ट हो गया। मतलब शाम तक मैं ऐसी थॉट में रहा कि रिदम तुम्हारी ज़िंदगी में लग रहा है लिखा ही नहीं है, वरना क्यों इतना नेगेटिव हो रहा है। एक चीज़ होती है समझ में आता बहुत सारे और भी बच्चों को लग रहा होगा यार, बार बार हम एक नंबर से रह जा रहे हैं। एग्जैक्टली होता है, सबके साथ होता है। कभी कोई या लगता कोई है बीच में ऐसी ट्रेजेडी हो गई या इंसिडेंस ऐसा हो गया जिससे वो बहुत बार कहीं ना कहीं एक तरह से एकदम से रील कट कर देते हैं, Exactly. है ना, कि अब खत्म, ट्रैक खत्म। बट वो वापस से फिर बनता है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप उस ट्रैक को कैसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मेरे साथ जब ये चीज़ हुई थी तो मंडे, अब सोचे कमिंग संडे मेरा एग्ज़ाम है नीट का, जिसके लिए मैंने पूरे साल भर मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। एंड अब मेरे को ड्रीम टूटता हुआ दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं शाम तक मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। फिर मैं सोचने लगा, मेरे माइंड में 2 थॉट आए। रिदम, अगर तुम्हारे यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सारे परिवार वालों के लिए एक आर्गूमेंट तो रेडी है कि ठीक है चलो ऐसा ऐसा हो गया था, नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन सोचा कि अगर रिदम तुम्हारे यहाँ से सिलेक्शन हो गया, देन तुम लोगों के लिए मिसाल बन जाओगे कि अगर तुम इस सिचुएशन में भी कर सकते हो तो किसी की लाइफ में इससे बड़ी क्या दिक्कत आ सकती है। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेते हो दिक्कत है कि नंबर कम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। यार लाइफ में इससे बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों के साथ होती है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है। और वो उस सिचुएशन में भी कर जा रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी वो बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। उस पर भी वो संभल के काम कर ले जा रहे हैं, लाइक रिदम। थैंक यू। और एक मेरे साइड से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिवेशन मुझे याद आ रहा है इन बच्चों के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आपको अचीव करनी होती है, जिसमें आपको फोकस होता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो खींच रही होती है। अगर वो आपको खींच नहीं रही है ना ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गुरु। आपको ऐसा होता था? बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको हर रोज वो बोलते हैं ना कि अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करोगे, सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से लाओगे, रोज वो कहाँ से लाओगे, सेल्फ बूस्टर की रोज चलना है। वो जब आप में जब वो खुद से वो बैटरी नहीं लग जाती ना कि मुझे खुद करना है, तब तक आप फिर बहुत इधर उधर घूमते रहोगे, कर नहीं पाओगे। वो डायरेक्ट होने में मुझे लगता है कि आपका इतना एक गोल, एक विजुअलाइजेशन भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एट द एंड रिदम, आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए?
मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार लगे रहो, अपनी मंजिल पे पहुँचोगे और अपने जो ड्रीम है उसके प्रति ऑनेस्ट रहो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। देख लेना एक दिन तुम इसी वीडियो पे तुम खुद कमेंट करोगे लौट के कि हाँ मेरा सिलेक्शन आज हो गया, आज मैं भी डॉक्टर बन गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होपफुली स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसी पॉडकास्ट के साथ हम देंगे विराम। और बहुत अच्छा लगा रिदम आपसे बात करके, और इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। बाय बाय।